हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 37 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी विविध प्रश्नावली एक के उदाहरण नंबर 41 तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 38 है, जिसमें मैं आपको आपकी विविध प्रश्नावली एक के उदाहरण नंबर 42 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। 41 तक एग्जाम्पल जो है, 41 तक उदाहरण जो है वो इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 42 से वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 42 है, जो आपकी विविध प्रश्नावली का विविध प्रश्नावली एक का उदाहरण नंबर जो 42 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 42 आपके सामने। 41 तक उदाहरण इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो चलिए उदाहरण नंबर 42 आपके सामने है। पहले उदाहरण नंबर 42 को अपन समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों। मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों, धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों। धन पूर्णांक का मतलब ये हो गया प्लस की सभी संख्याएं हो गई, +1 +2 +3 ऐसे धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध आर एक्स वाई संबंध है यूवी से, यदि और केवल यदि एक्स वी बराबर यू वाई यू द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्रश्न में ये जो संबंध दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है ये समझिए। इसको पहले दिया है कि ए बराबर धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का समुच्चय है। धन पूर्णांकों का मतलब ये हो गया प्लस वाली सभी संख्याओं का समुच्चय है। चलिए, मैं समझ आर क्या कर रहा है, एक्स वाई आर और यूवी, इन दोनों क्रमित युग्मों में संबंध आर है वो किस प्रकार से है, एक्स वी बराबर वाई यू के रूप का। मतलब ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों क्रमित युग्मों में ऐसा संबंध है कि एक्स वी मतलब इसका शुरू का पद, इसका जो शुरू का पद है वो इसके लास्ट वाले पद से गुणा करवाना है और इसका जो लास्ट वाला है इसके शुरू वाले से गुणा हो जाएगा और ये आपस में इक्वल होगा। ऐसा संबंध अपने को प्रश्न में दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर जो है वो एक क्या हो, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध हो। तो आपको पता है, आप जानते हो, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है। तुल्यता संबंध कब सिद्ध होता है, जब वो समतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तो सबसे पहले अपने इसको समतुल्य सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं समतुल्य। पहले समतुल्य साबित करेंगे, फिर सममित साबित करेंगे, फिर संक्रामक। यदि तीनों प्रकार का हो जाएगा तो अपन इसको बोल देंगे कि ये जो संबंध आ रहा है ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए समतुल्य के लिए करते हैं। पहले समतुल्य के लिए लिखेंगे प्रत्येक x, y बिलोंग्स टू a के लिए, मतलब x और y जो क्रमित युग्म है वो a के लिए प्रत्येक। यहां x, y r संबंध है इनमें x, y के लिए x, y बराबर x, y r x, y। तो यहां पर देखिए ये संबंध कैसा चल रहा है, इसका शुरू का लेना है और इसका लास्ट का लेना है। शुरू का और इसका लास्ट का ये दोनों गुना हो जाएगा। तो शुरू का इसमें x है, लास्ट का इसमें y है, ये दोनों गुना हो जाएगा, x y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, इसका लास्ट का इसका शुरू का, इसका लास्ट का इसका शुरू का, मतलब y x आ जाएगा, y x आ जाएगा। तो x y आप जानते हैं y x के तो क्या है, बराबर ही है। x y जो है वो y x के क्या है, बराबर ही है। तो यहां से ये रिजल्ट मिला मेरे को। यहां से x y और x y में जो संबंध आ रहा है वो ऐसा होगा कि इसका शुरू वाला पद इसके लास्ट वाले पद से x y और इसका y x आपस में बराबर होगा। तो अपन लिख देंगे कि ये दोनों तो बराबर है, साफ नजर दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए यहां पर लिख देंगे अपन r जो है, इसलिए r कैसा है, समतुल्य है। r समतुल्य है, r जो है वो समतुल्य है।
चलिए अब अपन सममित की लिए जांच करते हैं, सममित साबित करते हैं। सममित के लिए देखिए, सममित में जांच करते हैं। प्रत्येक अपन यहां पर अपने को दो कर्मित युग्म लेना पड़ेगा, एक्स वाई कोमा एक्स वाई। देखिए एक्स वाई और यू वी ये बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब दोनों मैंने ए के लिए ए में ले लिया, ये बिलोंग्स टू ए के लिए। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, यदि एक्स वाई संबंध यू वी से है, और यदि ये संबंध है तो इनका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, एक्स वी से, एक्स जो है वो वी से कॉन्टेक्ट होगा, मतलब एक्स शुरू का और लास्ट वाला गुणा हो जाएगा, एक्स वी बराबर में वाई यू। ये आपके सामने, ये अपन ले लेते हैं अपन कि भाई ए बी, सममित में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर अपन मानते हैं, तथा तभी यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई और यू वी में संबंध आर है, तो इनका जो उल्टा आएगा, इनका जो विपरीत आएगा, यू वी और एक्स वाई ये इनमें भी संबंध आर होना चाहिए, तो यू वी आर एक्स वाई इनमें भी संबंध रहना चाहिए। तो देखिए इसका शुरू का लेना है, और पहले वाला कर्मित युग्म का शुरू वाला पद लेना है, और लास्ट वाले कर्मित युग्म का y का मान लेना है, मतलब ये u लेना है और यहां से y लेना है, तो इसका आ जाएगा यू वाई बराबर वी एक्स बराबर वी एक्स। और ये सेम ही है, जब एक्स वी बराबर वाई यू है तो यू वाई बराबर भी तो वी एक्स ही होगा, ये सत्य ही है, साफ नजर आ रहा सत्य ही है। तो अपन क्या लिख देंगे, इसलिए आर जो है वो कैसा है, सममित है, आर सममित है। चलिए अब अपन जांच करते हैं संक्रामक की, संक्रामक के लिए जांच अपन करते हैं। संक्रामक में अपने को तीन कर्मित युग्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार अपन मानते थे ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये अपन संक्रामक लेते थे, लेकिन यहाँ कर्मित युग्म के रूप में चल रहा है, तो अपने को तीन लेने पड़ेंगे। कौन से तीन, देखिए, प्रत्येक एक्स वाई कोमा यू वी, तथा अब इसमें एक और लेना पड़ेगा, एक्स वाई यू वी, और इसमें आगे आपने हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेने ध्यान रहे, एक्स वाई यू वी और ए बी ले लेते हैं। चलो ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए अपने हिसाब से कोई भी चल ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेने हैं, ध्यान रहे, आर के लिए। अब यहां से देखिए, यदि एक्स कोमा वाई संबंध यू कोमा वी इनमें संबंध है, तो रिजल्ट अपना आएगा एक्स वी बराबर में वाई यू, तथा यदि एक्स वाई संबंध यू वी में है तथा यू वी संबंध ए बी में है, तब रिजल्ट यहां से आएगा शुरू का यू ए नहीं आएगा, इसका शुरू का पद यू लेते हैं और इसका लास्ट का लेते हैं। जैसे यहां पर है एक्स और वी, वैसे जैसे एक्स वी आ रहा है, वैसे इसमें एक्स वी आ रहा है, इसमें यू बी आएगा, क्या आएगा, यू बी आएगा, और इसमें आएगा वी ए, ये आएगा वी ए। ये दोनों अपने पास मौजूद है, ये दोनों अपन मान रहे हैं, ये दोनों अपन मान लेते हैं कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तब यहां पर ए का मतलब ये है, और ए बी का मतलब ये हो गया, ये पूरा ए है, ये बी है, और ये बी है, और ये सी है, तब इनमें भी संबंध आर होना चाहिए, किनमें, ए और सी में। इसको ए और सी लेते हैं अपन, ए और सी में भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यू बी, और ये अपने पास क्लियरली आ गए, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो यहां से देखिए यू बी बराबर वी ए आ गया,
तो यहां से देखिए अपने पास, तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू x कोमा वाई आर ए बी। तो यहां से अपना रिजल्ट जो है वो आएगा एक्स बी बराबर वाई ए बी होगा। ये भी अपने पास होगा। ये क्यों होगा, इसका रीजन, ये दोनों बराबर कैसे होंगे, ये दोनों बराबर कैसे होंगे, किस लिए होंगे, मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा। ये दोनों बराबर, देखो ये तो अपन मान लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर अपने को दिखाना होता है कि ये भी बराबर है। क्यों है, एक्स बी बराबर वाई ए होगा। ये अपने, अब इसका रीजन देखिए, क्योंकि ये दोनों बराबर क्यों होगा, ये इसका रीजन देखिए। इसके रीजन में दो आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। क्योंकि, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका रीजन के लिए देखिए, क्योंकि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 और 2 को देखिए, क्योंकि समीकरण 1 वह 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 की मदद से अपने को ये लाना है, अर्थात अक्स बी बराबर वाई ए अपने को दिखाना है कि ये भी बराबर है। जब अपन मान लेते हैं कि अक्स ए बी बिलोंग्स ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर अपने को दिखाना होता है, तब वो संक्रामक होता है। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, गुणा कैसे करोगे देख लीजिए, अक्स वी बराबर में अक्स वी गुना होगा यू बी से, और बराबर वाई यू गुना होगा वी ए से। ये आपके सामने आ गया है, दोनों ये गुना हो चुके हैं। समीकरण 1 और 2 को मैंने गुना किया है, तो अक्स वी बराबर में अक्स वी और यू बी गुना हो गए, और वाई यू और वी ए गुना हो गए। अपने को लाना एक्स बी बराबर वाई है, अपने ऐसे गुना कर सकते हैं इनको, तो गुणा कर सकते, देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, इनको मैंने गुणा कर दिया, तो गुणनफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से अपना हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यू से अपना यू कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, और वी से वी कट जाएगा। तो अपने पास आ गया एक्स बी बराबर वाई ए, ये अपने पास आ गया एक्स बी बराबर वाई ए। यही अपने को लाना था, यही अपने को लाना था, यही अपने को प्रूव करना था। तो देख लीजिए आपके सामने ये आ गया अपना, ये रीजन लिखा था मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये बराबर इसलिए आ गए, समीकरण 1 और 2 की मदद से मैंने ये वाला निकाल दिया। इसका मतलब ये जो है, इसलिए आर जो है वो संक्रामक हो गया। तो अपन लिख देंगे, इसलिए आर संक्रामक है। अतः दिया गया जो संबंध है आर दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, या सीधा लिख देंगे तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। ये आपके सामने एसपी हो गया। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले तो आर को समतुल्य सिद्ध किया, फिर आर को सम्मित सिद्ध किया, फिर संक्रामक सिद्ध किया, और संक्रामक सिद्ध करने के बाद ये तीनों हो गया, तब बोल दिया मैंने, अतः दिया गया जो संबंध आर है, दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने उदाहरण 42 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। पहले मैंने समतुल्य लिया है, और फिर मैंने देखिए सम्मित के लिए जांच की है। समतुल्य में क्या हो गया, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब एक की जगह यहाँ डबल चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, डबल आ रहा है। डबल मतलब कर्मित युग्म आएंगे, एक्स और वाई का मान आएगा। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, ये आपके सामने देखिए एक्स वाई और एक्स वाई में संबंध होता है। किस लिए होता है, क्योंकि आपके देखिए जैसे ये चल रहा था, यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका शुरू का इसका लास्ट का ये गुणा हो जाएगा, एक्स वी और वाई यू ये बराबर होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक्स वाई बराबर वाई एक्स बराबर है आपस में, ये आपस में कैसा है, बराबर है।
इसलिए समतुल्य है। और 2 मैंने ले लिया। जब x a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तब b कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर ही है। बराबर है ये दोनों बराबर है, तो फिर ये भी दोनों तो बराबर ही होंगे। सममित भी है। संक्रामक के लिए मैंने देखे तीन कनिष्ठ युग्म लिया है, आर में बिलोंग कर रहे ए को, सॉरी यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर आपका ए लगाना है आपको ए के लिए। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए सी बिलोंग्स टू आर मैंने दिखा दिया, दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर क्या कैसे है वो मैंने निकाला है उस तरफ, ये भी बराबर ए से। समीकरण 1 का 2 को गुणा किया तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं। तो ये आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 42 से। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे वाला उदाहरण नंबर जो 43 है उसमें अपन चलते हैं। कैसा आया आपके समझ में ये कमेंट जरूर से कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उदाहरण नंबर जो 43 है उसमें अपन चलेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर 42 को अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो उदाहरण नंबर जो 43 है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। पहले उदाहरण नंबर 43 को समझेंगे। जो ये विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली के जो उदाहरण चल रहे हैं, और विविध प्रश्नावली में स्टूडेंट्स से बड़े बड़े सवाल है, वो थ्योरी टाइप के है, इनमें टाइम लगता है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और पूरा देखिए। पूरा देखोगे तो ये आपके समझ में आएंगे। ये सवाल ही ऐसे है, बहुत सारी आप स्कूलों में देखे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 को लास्ट में स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी टाइप का है, लेकिन अपन स्टार्टिंग में इनको कर रहे हैं। तो ध्यान लगा के आप वीडियो को पूरा स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए तो आपके समझ में आएंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर जो 43 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझेंगे, ध्यान लगा के देखिए। क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 43 को देखिए, प्रश्न में क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 का एक समुच्चय है। x बराबर, प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। और मान लीजिए कि x में r1 जो है वो कैसा है, r1 जो संबंध है वो कैसा है, x कोमा y, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। मतलब x माइनस वाई का मतलब x और y का जो अंतर है वो 3 से भाज्य है। x माइनस वाई का मतलब हुआ x और y का जो अंतर है वो 3 से भाज्य है। इसका मतलब ये पहला संबंध r दे रखा है, ऐसा r1 दे रखा है। द्वारा प्रदत्त एक संबंध r1 है तथा r2 बराबर है, r2 कैसा है, x y इस प्रकार है कि x कोमा y सबसेट है, मतलब उप समुच्चय किसका, उप समुच्चय 1 4 7 का, x y उप समुच्चय 2 5 8 का, या उप समुच्चय x y है वो 3 6 9 का। द्वारा प्रदत्त x में एक अन्य संबंध r2 है। अन्य संबंध r2 है, r1 दे रखा है, r2 दे रखा है, अन्य संबंध r2 है। तो सिद्ध कीजिए कि r1 बराबर r2 है। तो दो संबंध दे रखे, एक तो समुच्चय दे रखे हैं और दो संबंध दे रखे हैं। सिद्ध करने हैं कि सिद्ध करो कि दोनों संबंध आपस में जो है इक्वल है, बराबर है। तो चलिए समझते हैं। मैंने लिख दिया है दिया है लिख दो, या दिया है लिखा है मैंने। तो देखिए यहां पर लगा देता हूं मैं, दिया है। अक्ष बराबर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का समुच्चय है। में संबंध r1 है, में संबंध r2 है। दो संबंध है r1 और r2। r1 कैसा है देखिए, x कोमा y, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। r2 कैसा है, x कोमा y ऐसे आएंगे, या तो उप समुच्चय होंगे 1 4 7 के, या उप समुच्चय होंगे 2 5 8 के, या उप समुच्चय होंगे 3 6 9 के। तो देखिए मैं आपको ये उप समुच्चय का मतलब बताऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लो अपने पास समुच्चय है ये x y बिलोंग्स टू 1 4 7, एक तो ये दे रखा है अपने को, और दूसरा दे रखा है x y बिलोंग्स टू, ध्यान से समझिए एक बार आप, 2 5 8, ये आपके सामने दे रखा है 2 5 8। और तीसरा एक और दे रखा है, या x y उप समुच्चय, ये उप समुच्चय उप समुच्चय है। x y जो है वो उप समुच्चय किसके, 3 6 9 के। अब ध्यान लगा के समझिए। सबसे पहले बात करें कि 1 4 7 के जो उप समुच्चय वो कौन कौन से होंगे। 1 4 7 के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, देखिए फाई होगा, 1 होगा, फाई है 1 है, और ये आपका 4 है, और ये आपका 7 है। 1 है, 4 है, 7 है,
और इसके बाद में देखिए 1 4 भी बन सकता है, 1 4 भी उप समुच्चय बन सकता है, और 4 7 भी बन सकता है, और आपका 1 7 भी बन सकता है, और 1 4 7 भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान देना, ये इसके सारे उप समुच्चय हो गए। इस समुच्चय के ये सभी उप समुच्चय हो गए। कितने हो गए? 3 3 6 2 8। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जो कि आपके सामने 8 ही बनते हैं। सही है। अब ध्यान दीजिए x, y उप समुच्चय 1 4 7 का मतलब इनके सभी उप समुच्चयों में से x y ऐसा है जब डबल आए, जो डबल, तो डबल डबल किस में आ रहे हैं? इन दोनों में आ रहे हैं, इन तीनों में आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए 1 4 1 4 4 7 1 7 1 7, ये सारे उप समुच्चय होंगे और ये ऐसे रहेंगे जिनका अंतर जो है वो 3 आएगा। जो जिनका अंतर जो है वो 3 से भाज्य होगा। 1 4 का अंतर 3 आएगा, या -3 बोल सकते हो, 3 से भाज्य होगा। 4 7 का अंतर भी 3 आएगा, 3 से भाज्य होगा। 1 7 का अंतर 6 आएगा, 3 से भाज्य होगा। मतलब कि इसके सभी उप समुच्चयों में से वो उप समुच्चय जो डबल डबल चल रहे हैं वो इसमें बिलोंग, इसका उप समुच्चय होगा वो। ऐसे इन दो में आएगा, इनके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे इनमें से वो उप समुच्चय लेने हैं जिनमें डबल चल रहे हो। चलिए आगे देखिए, आगे अपन करेंगे कैसे इसको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2 सिद्ध करना है। प्रश्न आपके सामने है, R1 बराबर R2 लाना है अपने को। चलिए देखिए R1 बराबर R2 कैसे लाएंगे। यदि ध्यान दीजिए R1 संबंध को R2 के बराबर लाना है, ये तब आ जाएगा जब यदि मैं R1 को उप समुच्चय दिखा दूं R2 का, और तथा यदि मैं R2 को उप समुच्चय दिखा दूं R1 का। मतलब ऐसे बोल दूं, या ऐसे ये सिद्ध कर दूं कि R1 सबसेट है R2 का, R1 उप समुच्चय R2 का, और तथा R2 उप समुच्चय R1 का है। मतलब R1 को उप समुच्चय, R1 उप समुच्चय R2 का है, R2 उप समुच्चय R1 का है। तब मैं कह दूंगा यदि ऐसा हो जाता है तो ये दोनों संबंध जो है वो आपस में बराबर ही है। कैसे? R1 के सभी अवयव R2 में मौजूद है, R2 के सभी अवयव R1 में मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों संबंध सेम है। और ये तब अपने को एक तो ये लाना है पहले, फिर ये लाना है। R1 के सभी अवयव R2 में दिखाने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि R1 उप समुच्चय है R2 का। तो चलिए सबसे पहले अपन ये लाते हैं कि भाई R1 उप समुच्चय R2 का, ये लेकर अपन चलते हैं। तो देखिए इसके बाद में देखिए यहां से लिख देता हूं मैं, यदि x, y बिलोंग्स टू, यदि x, y बिलोंग्स टू R है, यदि x, y बिलोंग्स टू R है, यहां से इसका जो रिजल्ट है, जो अर्थ है वो क्या निकलेगा? x, y बिलोंग्स टू R है, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट पर्सन में दे रखा, देखो ये दे रखा, इसका मतलब ये हो गया x - y संख्या 3 से भाज्य। ये पर्सन में ऑलरेडी आपको दे रखा है। ये लो x - y संख्या 3 से भाज्य है। चलिए इसके बाद में देखिए x - y, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। x - y संख्या 3 से भाज्य। देखिए x - y जो संख्या है वो 3 से क्या है? भाज्य है। आगे चलिए देखिए, यदि मैंने x y बिलोंग्स टू R1 करना है, x y बिलोंग्स टू R1, मैंने x y R1 का अवयव मान लिया। अब इस x y को मैं R2 में दिखा दूंगा, तो मैं कह दूंगा R1 के प्रत्येक अवयव R2 में रहेंगे, अर्थात R1 उप समुच्चय रहेगा R2 के। R1 उप समुच्चय R2 निकालेंगे, R2 उप समुच्चय R1 निकालेंगे, तब अपन कह देंगे कि R1 और R2 को आपस में सेम ही है, बराबर ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। देखिए x y संख्या 3 से भाज्य है, इसलिए x, y, इसलिए x, y, x से ये समुच्चय खुद आ रहा है,
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कितने से, देखिए यदि x ये एक्स वाई ऐसे हो कि x और y का अंतर जो है वो 3 से भाज्य हो, एक्स वाई का अंतर किससे भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, तब एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, एक्स वाई उप समुच्चय होगा किसमें, किसका 1 4 7 का, या फिर एक्स वाई उप समुच्चय होगा किसका 2 5 8 का, एक्स वाई उप समुच्चय होगा 2 5 8 का, या यहां पर उप समुच्चय आएगा, तथा एक्स वाई जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, एक्स वाई उप समुच्चय होगा किसका 3 6 9 का। क्यों होगा ध्यान दीजिए, मैंने एक्स वाई R1 में लिया है, इसका अर्थ ये हुआ x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है, इसलिए एक्स वाई उप समुच्चय होगा 1 4 7 का, एक्स वाई उप समुच्चय होगा 2 5 8 का, या एक्स वाई उप समुच्चय होगा 3 6 9 का है। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको खोल के बताया था स्टार्टिंग में, तब इसके डबल डबल अवयव से जो समुच्चय बनेंगे वो समुच्चय ऐसे होंगे कि उनके प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है वो 3 से भाज्य होगा। तो अपन लिख देंगे प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है वो 3 से भाज्य होगा। क्यों होगा, इसलिए एक्स वाई 1 4 7 में बिलोंग करेगा, एक्स वाई 1 4 7 का उप समुच्चय होगा, एक्स वाई 2 5 8 का उप समुच्चय होगा, और एक्स वाई 3 6 9 का उप समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई ऐसा लिया है मैंने कि एक्स माइनस वाई का जो अंतर है वो कितने से भाज्य है, वो 3 से भाज्य है। क्योंकि इसलिए क्योंकि ये मतलब इसमें इसके उप समुच्चय क्यों है, इसका रीजन लिखना है, क्योंकि समुच्चयों के प्रत्येक, क्योंकि समुच्चयों कितना, समुच्चय 1 4 7, समुच्चय 1 4 7 2 5 8 या 2 5 8 व और कौन सा 3 6 9, मतलब क्योंकि समुच्चयों 1 4 7 2 5 8 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का अंतर के व 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है, प्रत्येक 2 अवयवों का जो अंतर है वो 3 से क्या है, भाज्य, 3 से भाज्य, प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है वो 3 से भाज्य है। देखिए कैसे, मैंने एक्स वाई R1 में लिया, इसका अर्थ ये निकला, तब मैं कह रहा हूं एक्स वाई उप समुच्चय होगा 1 4 7 का भी, उप समुच्चय होगा 2 5 8 का, या उप समुच्चय होगा 3 6 9 का। क्यों होगा, क्योंकि 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 के प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है, प्रत्येक 2 अवयव का जो अंतर है वो 3 से क्या है, भाज्य है, इसलिए 3 से भाज्य है। इसलिए जो x कोमा वाई है ये बिलोंग्स टू R2 में भी है, बिलोंग्स टू R2 में भी है। तब देखिए मैंने क्या लिया था, एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 लिया था, एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स टू R1 में लिया था, और एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के प्रत्येक अवयव हो जो आएगा वो ही R2 में भी रहेगा, R1 के जो अवयव है वो R2 में भी रहेंगे। इसका मतलब R1 उप समुच्चय होगा किसका, R2 का, R1 उप समुच्चय होगा किसका, R2 का, R1 उप समुच्चय होगा R2 का। तो अपन यहां से स्पष्ट, तो अपन लिख देंगे, यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि R1 जो उप समुच्चय है वो किसका है, R1 उप समुच्चय R2 है। इस यहां से स्पष्ट है कि R1 उप समुच्चय किसका, R2 का, R1 उप समुच्चय है R2 का।
इसका मतलब देख लीजिए, अब मैंने एक पार्ट कर दिया, मतलब R1 को R2 का उपसमुच्चय दिखा दिया। अब अपने को आगे करना है R2 को R1 का उपसमुच्चय दिखाना है। तब मैंने देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 लिया था, मैं निकाल दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। तब मैं कह सकता हूं कि R1 उपसमुच्चय R2 का। अब यदि R2 का अवयव लेकर चले, R1 का अवयव लेके चला था, लास्ट में R2 का दिखा दिया। अब R2 का अवयव लेके चले, लास्ट में R1 दिखा दे, तो मैं कह दूंगा कि R2 उपसमुच्चय होगा R1 का। तब अपन इसको क्या मान लेंगे कि कौन सा है, ये तो एक प्रकार का R1 बराबर R2 बराबर हो जाएगा। फिर तो देखिए इसको कैसे अपन करेंगे, थोड़ा स्पेस दे देना बीच में, ध्यान दे, एक लाइन दे देना, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है वैसे यहाँ पर दे देना। और इसको अपन कैसे करेंगे वो देखिए, इसी प्रकार यदि x, y बिलोंग्स टू R2 है, x, y बिलोंग्स टू R2 है, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, R2 का मतलब यदि x, y बिलोंग्स टू R2 है, इसका मतलब ये या तो इसका उपसमुच्चय होगा या फिर इसका उपसमुच्चय होगा या फिर इसका उपसमुच्चय होगा। सेम लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि x, y उपसमुच्चय है किसका, 1 4 7 का, 1 4 7 का, और x, और या x, y उपसमुच्चय होगा किसका, 2 5 8 का, 2 5 8 का, तथा या फिर या आएगा x, y उपसमुच्चय होगा 3 6 9 का। ये आपके सामने आ गया। देखो मैंने इसी प्रकार यदि x, y बिलोंग्स टू R2 है, इसका अर्थ हो गया x, y उपसमुच्चय 1 4 7 का होगा, या x, y उपसमुच्चय 2 5 8 का होगा, या x, y उपसमुच्चय होगा किसका, 3 6 9 का होगा। इनमें से किसी एक का उपसमुच्चय होगा। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पर प्रत्येक दो अवयव का जो अंतर है वो कितना है, 3 से भाज्य है, और 3 से भाज्य होने पर वो सारे अवयव R1 में आ जाएंगे। तभी यहां पर x माइनस वाई संख्या, यहां पर x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य भी होगी। ये लो, x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य भी होगी। अब यदि 3 से भाज्य होगी तो अपन लिख सकता हूं मैं, इसके बाद में यहां पर देखिए 3 से भाज्य होगी। देखिए मैंने x, y बिलोंग्स टू R2 लिया था, लेकिन मैंने R2 के ये लिख दिया, ये लाइन लिख दी मैंने R2 का। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां से ये पता चल रहा है इसके प्रत्येक दो अवयव का जो अंतर है वो 3 से भाज्य था, मैंने लिख दिया यहाँ x, y संख्या 3 से भाज्य भी होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसलिए R2 बिलोंग्स टू R2 उपसमुच्चय R1 का, R2 उपसमुच्चय R1 का मतलब ध्यान दीजिए, R2 का अवयव लेकर चला था और लास्ट में इसको R1 का बना दिया। इसका मतलब R2 उपसमुच्चय किसका, R1 का, R2 उपसमुच्चय R1 का है। तो यहां से अपने को क्या रिजल्ट मिला, यहां से अपने को देखिए, यहां से स्पष्ट हुआ, यहां से स्पष्ट है। देखिए ये लाइन ये लिखी थी मैंने, तो यहां से एक लाइन और आएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर लिख दो, या फिर एक्स वाई, तो इसका अर्थ हुआ, इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 आएगा। जब मैं एक्स वाई को R2 में लेकर चला और इसको लास्ट में दिखा दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू R1, तो मैं कह सकता हूं कि R2 के प्रत्येक अवयव R1 में उपस्थित है। इसका मतलब R2 उपसमुच्चय है। यहां से स्पष्ट है कि
R2 उपसमुच्चय है R1 का, R2 उपसमुच्चय है R1 का। जब R2 उपसमुच्चय R1 का है, यहां पर देख लीजिए R2 उपसमुच्चय है, देखिए यहां पर ले आया मैं, यहां पर आया R1 का उपसमुच्चय R2 का है, और यहां पर मैंने सिद्ध कर दिया R2 उपसमुच्चय R1 का है। तब ऐसे दो समुच्चय जो परस्पर एक दूसरे के उपसमुच्चय हो तो वो दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे तब। तो यहां पर लिख देता हूं, अतः R1 बराबर R2, ये आपके सामने आ गया, अतः R1 बराबर R2, तो ये HP हो चुका है। तो यहां से अपने को सिद्ध हो गया R1 जो है वो R2 के बराबर है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, से अपन कैसे करें, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। पहले मैंने यहाँ पर जो ये ब्लू पेन से लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन उतारा है, एक क्वेश्चन है पूरा, कैसे उतारा वो देख लीजिए। x बराबर a समुच्चय लिख दिया, x में संबंध R1 ये R1 लिख दिया, तथा R2 ये R2 मैंने लिख दिया। R1 का मतलब है XY संख्या 3 से भाज्य है, R2 का मतलब है XY जो है XY उपसमुच्चय है, XY जो उपसमुच्चय, यहाँ पर उपसमुच्चय का चिन्ह आएगा, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए उपसमुच्चय का साइन आएगा, तो यहाँ पर मैं भी उपसमुच्चय लिख देता हूँ आपको। ये अवयव नहीं हो सकता, समुच्चय होगा ये, तो यहाँ पर उपसमुच्चय का साइन आएगा। चलिए, और इनमें मैंने उपसमुच्चय लगाया, सारे में सभी में उपसमुच्चय लगाया, सही है। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, R2 XY उपसमुच्चय है, इसका XY उपसमुच्चय या फिर इसका, ये तीन दे दिया अपने को। अब मैं देखिए R1 बराबर R2 लाना है, R1 बराबर R2 इसलिए आ जाएगा जब मैं R1 को उपसमुच्चय R2 का दिखाऊं, R2 को उपसमुच्चय R1 का दिखाऊं, ठीक है। तो अब क्या लिख सकता हूं, यदि XY, मैंने ये ले लिया कि XY R1 में उपस्थित, XY R1 का अवयव है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि x - y संख्या 3 से भाज्य है, x - y संख्या 3 से भाज्य है, इसलिए XY उपसमुच्चय 1 4 7 का भी होगा, या फिर XY उपसमुच्चय 2 5 8 का होगा, या फिर XY उपसमुच्चय 3 6 9 का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये मतलब ये XY इनके उपसमुच्चय इसलिए है क्योंकि अपने को पता है, देखने मात्र से पता है कि क्योंकि समुच्चय 1 4 7 समुच्चय 1 4 7 2 5 8 व 3 6 9 के प्रत्येक दो अवयवों का अंतर 3 से भाज्य है, प्रत्येक दो अवयवों का जो अंतर है वो 3 से भाज्य है, इसलिए XY बिलोंग्स टू R2 भी है। जब मैं XY बिलोंग्स टू R1 लेकर चला था और लास्ट में ये मैंने ये निकाल दिया कि XY बिलोंग्स टू R2 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ R1 के प्रत्येक अवयव R2 में भी उपलब्ध है, इसका मतलब R1 उपसमुच्चय R2 का है, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि XY बिलोंग्स टू R2 दिखा दिया, ले लिया मैंने, और इसको मैं हल करूंगा, और इसको हल करके मैं इसको XY बिलोंग्स टू R1 निकालूंगा, तब मैं कह दूंगा R2 का प्रत्येक अवयव R1 में है, तो R2 उपसमुच्चय R1 का है। तो मैंने XY बिलोंग्स टू R2 लिया था, इसका अर्थ ये लिख दिया, इसका मतलब, और यहां से पता चल रहा है कि x - y संख्या 3 से भी भाज्य होगी, इसलिए XY बिलोंग्स टू R1 है। तब मैंने XY बिलोंग्स टू R2 लेकर चला था और मैंने हल कर लिया कि XY बिलोंग्स टू R1 है। यहां से स्पष्ट है कि R2 उपसमुच्चय R1 का। अब देखिए यहां पर आया R1 उपसमुच्चय R2 का है, R2 उपसमुच्चय R1 का है, तब मैं कह सकता हूं अतः R1 बराबर R2 होगा। तो ये उदाहरण नंबर आपका 43 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक को जरूर से ऐड कर लीजिए स्टूडेंट से। पूरा मैंने आपको कर लिया है, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको लगातार वीडियो को देखते चलना है, पूरा आपके क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर अपन 44 में चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक को जरूर से ऐड कर लीजिए। तो उदाहरण नंबर जो 44 है वो आपके सामने है। पहले उदाहरण नंबर 44 को अपन समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि एफ जो फलन है, एक फलन एफ है, वो एक्स से वाई में फलन है, एक्स में आर बराबर ए कोमा बी इस प्रकार है कि एफ ए बराबर एफ बी द्वारा प्रदत्त एक संबंध आर परिभाषित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है। जांच करना है कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध की जांच करने के लिए अपने को समतुल्य सममित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। ये आपको नॉर्मल पता है ही, हर बार अपन सिद्ध करते हैं, समतुल्य सममित और संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन समतुल्य सिद्ध करेंगे। तो समतुल्य सिद्ध करेंगे सबसे पहले।
तो समतुल्य के लिए अपन लिख देंगे कि प्रत्येक a, बिलोंग्स टू x के लिए, प्रत्येक a, बिलोंग्स टू x के लिए a, एक ही आएगा, ये तो डबल बार दो दे रखा है अपने को, तो एक ही लेना है यहाँ पर a, प्रत्येक a बिलोंग्स टू x के लिए, तो यहाँ पर देखिए एफ ए बराबर प्रत्येक a, बिलोंग्स टू x के लिए, तो यहाँ पर तो देखिए इस यहाँ एफ ए बराबर एफ ए होगा, एफ ए बराबर एफ होगा, इसलिए यहाँ पर जो आर है ये समतुल्य है, इसलिए आर जो संबंध है वो समतुल्य है। यहाँ एफ ए बराबर एफ ए है, तो एक लाइन और नहीं लिखा, इसलिए आगे लिख देता हूं a, बिलोंग्स टू आर है, a, बिलोंग्स टू आर है। तो देख लीजिए यहाँ एफ ए बराबर एफ ए है, इसलिए a, बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर क्या हो गया, समतुल्य है, आर ए समतुल्य है। अब आर समतुल्य होने के बाद में इसकी सममित की जांच करते हैं, तो सममित के लिए अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू आर अलग अलग लेना है, वहां कर्मित युग्म पीछे वाले सवाल में कर्मित युग्म में चल रहा था, इसलिए कर्मित युग्म लिया था, यहाँ पर अलग अलग चल रहा है। प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू आर के लिए, बिलोंग्स टू x के लिए, समुच्चय तो x है ना, इसलिए x के लिए यदि, तो अपन लिख देंगे यदि a, b बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए बराबर एफ बी होगा। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, एफ बी बराबर एफ ए बी होगा, और जब एफ बी बराबर एफ ए में लिख दो इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर ए सममित भी है, इसलिए आर सममित है, इसलिए आर क्या है, सममित है। तो मैंने देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर लिया था और बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला था, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब मैंने बी ए बी बिलोंग्स टू आर साबित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो सममित, आर जो है वो सममित है, बी सत्य है, आर जो है वो सममित है, तो अपन लिख देंगे बी सत्य होगा, बी सत्य है, यहां पर लिख देंगे। अब देखिए अब लगाते हैं संक्रामक, और संक्रामक के लिए अपन 3 अवयव चाहिए, तो 3 अवयव लेते हैं अपन। संक्रामक के सिद्ध करना है, संक्रामक के लिए अपने को 3 अवयव चाहिए, तो प्रत्येक a, b, c, प्रत्येक a, b, c ले लेंगे अपन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रत्येक a, b, c बिलोंग्स टू a के लिए, बिलोंग्स टू समुच्चय a नहीं x है, तो समुच्चय x के लिए, a, b, c बिलोंग्स टू x के लिए। अब देखिए अपन लिख देंगे यदि a, b बिलोंग्स टू r है, a, b बिलोंग्स टू r है, तथा b, c बिलोंग्स टू r है, a, b बिलोंग्स टू r है, b, c बिलोंग्स टू r है, तब अपने को दिखाना होगा कि a, c बिलोंग्स टू r भी है, तब मैं कह दूंगा कि ये संक्रामक है। इसका अर्थ ये निकला कि एफ ए बराबर एफ बी होगा, तथा इसका अर्थ निकला एफ बी बराबर एफ सी होगा। तो यहां से देखिए एफ बी बराबर एफ सी होगा। अब यहां देखिए एफ ए बराबर एफ बी है, एफ बी बराबर एफ सी है, इसलिए यहां से अपने को इसके बाद में देखिए यहां से अपने को एफ ए फिर एफ ए बराबर एफ सी बी होगा, बी सत्य है। देखिए एफ ए बराबर एफ बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एफ बी बराबर एफ सी है। तब यहां से यदि एफ ए बराबर एफ बी है, एफ बी बराबर एफ सी है, इसका मतलब एफ ए बराबर एफ सी बी होगा।
ये भी तो सत्य होगा ना, एफ ए बराबर एफ सी बी सत्य होगा और बी सत्य होगा। आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर देख लीजिए, तब एफ ए बराबर एफ सी बी सत्य होगा। अब देखिए, अब यदि एफ ए बराबर एफ सी है, इसका मतलब लिख सकता हूं मैं ए सी बिलोंग्स टू आर, तब तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए आर जो है, इसलिए आर संक्रामक है, आर ए, इसलिए आर जो है समन जो आर है वो कैसा है, आर ए संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध अतः दिया गया संबंध आर ए एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपके सामने एचपी आ गया। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता, दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपके सामने एचपी प्रश्न में देख लीजिए। इस प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ पर अपने को इसने सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है शायद, तो अपने जांचिए कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कि इसने बोला है क्या आर एक तुल्यता संबंध है। तो देख लीजिए, आर एक तुल्यता संबंध इसलिए है क्योंकि ये समतुल्य भी है ये, और ये सम्मित भी है और संक्रामक भी है। जब कोई संबंध आर समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, तब वो तुल्यता संबंध रहता है। तो उदाहरण नंबर 44 हो गया, नॉर्मल प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 के जैसा है। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए और इसी के साथ अपने आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 45, उदाहरण नंबर 45 में अपन चलते हैं। इसको नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो उदाहरण नंबर जो 45 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है प्रश्न में, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में पदार्थ है। समुच्चय आर जो है, समुच्चय आर वास्तविक संख्या और समुच्चय होता है। समुच्चय आर में पदार्थ निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में से कौन सी शास्त्रीय है और कौन सी क्रमनियमीय है। रोमन में 2 है, ए और बी है। यहाँ पर ए रोमन में एक नहीं है, ए वाला है। तो ए है, ए जो है यहाँ आर में ए स्टार बी बराबर 1 है। तो पहले तो क्रमनियमीय की जांच करते हैं, फिर शास्त्रीय की। क्रमनियमीय और शास्त्रीय की जांच करनी है, नॉर्मल प्रश्न है, हर बार अपन करते आ रहे हैं। तो वैसे अपन करेंगे तो सबसे पहले क्रमनियमीय की जांच करेंगे। क्रमनियमीय के लिए लिखेंगे अपन प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए यहां ए स्टार बी का जो मान है वो 1 आएगा तथा बी स्टार ए का मान भी 1 आएगा। ये एक अचर आएगा, अचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसा भी आए थे इसका मान सदैव 1 के आएगा। तो इसलिए ए स्टार जो बी का मान है वो बी स्टार ए के मान के बराबर आएगा। तो बराबर आएगा तो मैं लिख सकता हूं कि इसलिए, या अतः वाली लाइन लगा दे एक साथ कि प्रश्न में देखिए दोनों जांच करवा रहा है अपने को, सिद्ध निर्धारित करना है। निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में प्रदत्त द्विआधारी संख्या कौन से शास्त्रीय और कौन सी क्रमनियमीय है। तो अपने यह आ गया, अतः आर में स्टार संक्रिया क्रमनियमीय है। आर में स्टार संक्रिया, अतः आर में स्टार संक्रिया क्रमनियमीय है। चलिए शास्त्रीय की जांच अपन करते हैं। शास्त्रीय के लिए हेडिंग लगाएंगे शास्त्रीय, और शास्त्रीय की जांच करते हैं इसी का। प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए तो सबसे पहले निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी का मान। तो देख लिए इसका मान कितना आएगा, ए स्टार बी का मान कितना रहेगा,
ए स्टार बी का मान 1 आएगा, स्टार सी वैसा का वैसा। ए स्टार बी का मान 1 आएगा, स्टार सी वैसा का वैसा। अब एक स्टार सी का मान, एक स्टार सी का मान भी अपना 1 के आने वाला है। एक स्टार सी का जो मान है वो भी अपना 1 के आने वाला है। और तथा ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट इसके लगाएंगे तो ये ए स्टार वैसा का वैसा है, बी स्टार सी का मान 1 है, तो ये भी आपके सामने 1 क्या है, ये भी आपके सामने 1 क्या है, तो अपन कह देंगे इसलिए ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो ए स्टार ए बी स्टार सी के मान के इक्वल है। मतलब ये दोनों आपस में सेम आया है। ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आया है, इसलिए यह अतः आर में स्टार संक्रिया, आर में स्टार संक्रिया शास्त्रीय है। ये आपके सामने आंसर हो गया। प्रश्न में सिद्ध नहीं करवाया, बोला निर्धारित कीजिए, तो निर्धारित अपन कर लिए। इसने बोला है कौन निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी शास्त्रीय है और कौन सी क्रमनिर्णय है। तो ये जो ए में दे रखा था ये वाली क्रमनिर्णय द्विआधारी संक्रिया, ये द्विआधारी संक्रिया क्रमनिर्णय में भी है और शास्त्रीय भी है। तो ये ए वाला हो गया, इसी में बी वाला अपन करेंगे। तो अतः जो दी गई संक्रिया है वो क्रमनिर्णय में भी है और शास्त्रीय भी है। अथवा एक साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई इसलिए दी गई संक्रिया स्टार आर में क्रमनिर्णय तथा शास्त्रीय दोनों ही है। तो चलिए ये आपके सामने ए वाला हो गया। बी अपन करते हैं, इसको नोटबुक में ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर 45 में ए और बी 2 है, ए वाला हो गया। बी में अपन चलते हैं, इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए उदाहरण नंबर जो 45 है उसमें बी वाला करते हैं अपने। बी में अपने को स्टार जो संक्रिया वो दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी बटा 2 द्वारा परिभाषित है। तो सबसे पहले अपन क्रमनिर्णय की जांच करते हैं। क्रमनिर्णय के लिए लिख देंगे अपन प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ए के लिए, तो आर के लिए यहाँ ए स्टार बी का जो मान है वो a प्लस बी बटा 2 है तथा बी स्टार ए का मान है वो b प्लस ए बटा 2 है। तो इसलिए यहाँ a स्टार जो b है वो बराबर है b स्टार ए के। a स्टार b है वो b स्टार ए के बराबर है, तो लिख दूंगा मैं इसलिए स्टार संक्रिया आर में क्रम विनिमय है। स्टार संक्रिया आर में क्रम विनिमय है। स्टार संक्रिया जो आर में वो क्रम विनिमय है। अब अपन जांच करते हैं शास्त्रीय के लिए। तो शास्त्रीय में अपन 3 अवयव लेते हैं। प्रत्येक ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ ए स्टार बी ब्रैकेट बंद सी का मान निकालते हैं पहले। तो ए स्टार बी का मान निकालते हैं। ए स्टार बी का मान होता है ए प्लस बी बटा 2। स्टार सी का मान निकालते हैं। तो सी का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये पूरा ए है, ए स्टार बी कैसे हुआ ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2। अब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, मतलब ए का मान ए प्लस बी बटा 2 है। स्टार सी जो है वो बी का मान है, तो इसको अपन लिखेंगे ए प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2। इसको हल करेंगे, ध्यान से देखना। इसको अपन हल करेंगे तो अपने पास आएगा ए प्लस बी प्लस 2c बटा 4। ये अपने पास इसका मान आएगा। अब अपन निकालते हैं, देख लीजिए तथा अब अपन निकालते हैं किसका मान निकालेंगे। ये मान किसका निकाला है मैंने, ये मान निकाला ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी का मान है। अब अपन बी और सी के ब्रैकेट ले लेंगे।
तो देख लीजिए उसका मान अपन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, उसका मान निकालेंगे किसका, ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए स्टार रहने दो और ये लिख दूंगा बी प्लस सी बटा 2। इसको हल करूंगा तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बटा, ये इसको सही लिख देता हूं मैं, बी प्लस सी बटा 2 हल, ये ए है, ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी बटा 2। तो इसको हल करूंगा तो 2a प्लस बी प्लस सी बटा 4 आपके सामने ये आ जाएगा। ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो मैं लिख दूंगा इसलिए a प्लस बी प्लस 2c बटा 2 जो है वो नॉट इक्वल है, वो नॉट इक्वल है 2a प्लस बी प्लस सी बटा 4 के। ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे भी 4 ही है। a प्लस बी प्लस 2c बटा 4 नॉट इक्वल 2a प्लस बी प्लस सी के बटा 4 के बराबर नहीं है। साफ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2a है, इसलिए यहाँ पर चूं क्या आ जाएगा, इसलिए a स्टार जो b का मान है ब्रैकेट ए स्टार जो c है इसका मान है वो a स्टार b स्टार c के नॉट इक्वल आएगा, इसके इक्वल नहीं आएगा। इसलिए स्टार संक्रिया R में साचर्य नहीं है। अतः दी गई संक्रिया R में क्रम विनिमय है, परंतु साचर्य नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। तो रोमन में जो पहला था उसमें क्रम विनिमय भी थी, साचर्य भी थी, लेकिन यहाँ पर क्रम विनिमय तो है लेकिन साचर्य नहीं है। तो ये आपके सामने बी हो गया, बी में क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है। ये उदाहरण नंबर 45 हो गया जिसमें ए और बी दो थे, दोनों मैंने आपको हल करवाया है। चलिए उदाहरण नंबर जो 46 है वो आपके सामने, उदाहरण नंबर जो 46 है उसको अपन करते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। ये इसमें सिर्फ क्रम विनिमय साचर्य ऐसे प्रश्नावली 1.4 में अपने बहुत सारे करे थे, ऐसे प्रश्न नॉर्मल प्रश्न होते हैं इसमें। तो उदाहरण नंबर 46 अपन करते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। उदाहरण नंबर 46 को अपन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर जो 46 है वो आपके सामने, पहले क्वेश्चन को समझते देखिए। उदाहरण नंबर 46 को प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को देखिए पहले क्या कर रहा है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से संयुक्त तक के सभी एक की फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा प्रश्न पीछे भी आया था, वहां पर भी अपन एक की फलनों की संख्या अपन ज्ञात करे थे। तो ऐसा उस टाइम के सेम ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय दे रखा वो 1 2 3 है, समुच्चय दे रखा वो 1 2 3 है। समुच्चय ए में 1 2 3 3 अवयव हैं। कितने अवयव? 3 अवयव है। तो यहाँ लिख देंगे इनके 3 अवयव, यहाँ अवयवों की संख्या n बराबर, इनमें जो अवयवों की संख्या है, यहाँ अवयवों की संख्या, अवयव जो है वो कितने हैं? 3 है। यहाँ अवयवों की संख्या 3 है, 3 अवयव है तो n का मान 3 है। यहाँ समुच्चय A, यहाँ समुच्चय 1 2 3 के, यहाँ समुच्चय 1 2 3 के क्रमचों, यहाँ समुच्चय 1 2 3 के क्रमचों की संख्या। ध्यान दीजिए इससे पीछे वाली क्लास में आपने क्रमचों की संख्या या क्रमचय पढ़ा था आपने। क्रमचयों की जो संख्या है, क्रमचय इससे पीछे वाली जो क्लास है उसमें पढ़े थे अपने। क्रमचयों की जो संख्या है
वो हो जाएगी 3 का फैक्टोरियम, 3 का फैक्टोरियम हो जाएगा। अब इसका जो मान है वो आपके सामने निकल जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 जो कि आ जाएगा 6। मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि ये 6 कैसे आया है, ये आप ध्यान लगा के एक बार समझिए इसको। अतः वाली लाइन में लिख देंगे, अतः समुच्चय ए 1 2 3 अतः वाली लाइन लिख देंगे अपन कि अतः समुच्चय 1 2 3, अतः समुच्चय 1 2 3, अतः समुच्चय 1 2 3 1 2 3 से संयुम तक के, से संयुम तक के सभी एक की फलनों की संख्या, सभी एक की फलनों की संख्या बराबर 6 है। सभी एक की फलनों की संख्या जो है वो बराबर कितने आ गई? अतः समुच्चय 1 2 3 1 2 3 से संयुम तक के सभी, संयुम तक के सभी एक की फलनों की संख्या बराबर 6। ध्यान से सुनिए, इसको मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूं। देखिए 6 कहां से आया, देखिए ध्यान दीजिए। 1 2 3 से 1 2 3 में, 1 2 3 से 1 2 3 में, तो ध्यान दीजिए इसमें 1 2 3 से 1 2 3 में, मतलब कि ए से ए में एक की फलनों की संख्या f। चलिए ध्यान दीजिए, f एक की फलनों की संख्या f जो है वो कितने बनेंगे? आप ऐसे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँ ये एक जो है, इस एक का कितने से संबंध कितनों से संबंध हो सकता है? एक का 3 से संबंध हो सकता है, बाकी 2 3 कहीं पे मिले कोई दिक्कत नहीं है। एक का 1 2 3 से संबंध हो सकता है, किसी से भी 1 से संबंध हो सकता है। और 2 का कितने से संबंध हो सकता है? 2 और 3 से, मतलब कि एक इन 3 से संबंधित हो सकता है। तो एक 3 से संबंधित हो सकता है, एक 3 में से किसी एक से संबंधित होने के बाद जब एक 3 से संबंधित हो सकता है, लेकिन जब एक जो है एक इनमें से किसी एक से संबंधित हो जाएगा, उसके बाद 2 कितनों से संबंधित हो सकता है? 2 से। और जब एक किसी एक से संबंधित हो जाएगा, 2 भी किसी एक से संबंधित हो जाएगा, तब 3 जो है वो कितनों से संबंधित हो सकता है? 1 से। चलिए आप इनको गुना करेंगे तो आपके सामने 6 जो है वो आपके क्रमचयों की संख्या। आपने देखिए 11वीं क्लास में आपने ऐसा पढ़ा था, बॉक्स बना के ऐसे झंडे कितने लगाएंगे, इससे ऐसे पढ़े थे आपने, याद होगा आपके चैप्टर नंबर 5 क्रमचय संचय का पढ़ा था। वहां पर यहाँ पर 3 लगा सकता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इनके क्रमचयों की जो संख्या आएगी वो 6 इस हिसाब से। तो इस सेम ही है, तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का। ऐसा प्रश्न है यदि एक के फलनों की संख्या और आच्छादक फलनों की संख्या, ये 2 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 प्रश्न सेम ही है, इनमें क्रमचयों की संख्या आएगी। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का फैक्टोरियम आ गया, 4 होता तो 4 का फैक्टोरियम आ जाता, 5 होता तो 5 का आ जाता, और n होता तो n का फैक्टोरियम आ जाता। तो ये उदाहरण नंबर 46 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ये डायग्राम बनाए या नहीं बनाए कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 46 कंप्लीट क्लियर हो चुका है। तो मैंने स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपकी विविध प्रश्नावली 1 के उदाहरण नंबर 42 से लेकर 46 जो है ये मैंने पूरे करे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल है उसका पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको प्रत्येक पार्ट मिलेगा। जो भी पार्ट आपको नहीं मिल रहा उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, प्रत्येक कमेंट्स का मैं रिप्लाई आपको करूंगा। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।